नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पैसे बचाने की जब भी बात आती है तो निवेश के साथ ही आपको टैक्स देनदारी का भी ध्यान रहता होगा और टैक्स में बचत करने के लिए आपको अच्छी टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ती है। आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे नए साल के लिए आपकी टैक्स प्लानिंग कैसी हो, अपना टैक्स प्लान कैसे बनाए। इसके साथ ही 31 दिसंबर को बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, अब की बार चूके तो क्या होगा। करते हैं इस पर चर्चा शुरू। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मुकेश गुप्ता से करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले सुनील जी और मुकेश जी, आप दोनों को ही हम नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम नए साल में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ टैक्स बचत की भी प्लानिंग करें और टैक्स प्लानिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि 31 दिसंबर नजदीक है और कुछ ही समय के बाद कई लोगों को टैक्स बचत के लिए, निवेश के लिए अपने डिक्लेरेशन भी देने होंगे। इसलिए एक एक करके चलिए इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनील जी, पहले आपसे समझेंगे 31 दिसंबर 2022 इंपॉर्टेंट क्यों हम सबके लिए टैक्स के लिहाज से? स्वाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि कानून में बदलाव है। लोगों को ये समझ है कि हम वित्त वर्ष 21-22 की रिटर्न 31 मार्च 2023 तक भर सकते थे पुराने कानून के हिसाब से, यानी एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न भर सकते थे, बिलेटेड रिटर्न। लेकिन कानून में वित्त मंत्री ने बदलाव कर दिया। अब 31 दिसंबर 2022 आपकी अंतिम ट्रेन छूटने वाली है। इस ट्रेन से आप छूट गए तो फिर आप वो रिटर्न कभी भी नहीं भर पाएंगे, चाहे आपकी बिलेटेड रिटर्न है, चाहे आपकी रिवाइज रिटर्न है। ओरिजिनल रिटर्न का टाइम तो निकल गया था, ओरिजिनल रिटर्न तो आप 31 जुलाई को भर चुके हैं। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरनी है तो 31 दिसंबर है। आपने रिवाइज भी करनी है, मान लो आप रिटर्न भर चुके हैं, आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई, कोई इनकम चूक गई, कोई टैक्स चूक गया, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है, ये डेट बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए आपको अगर रिटर्न भरनी है तो तुरंत भर दीजिए। बिल्कुल, तो रिटर्न भरनी है तो तुरंत भरना बेहद जरूरी है। मुकेश जी, ये एक बड़ी खास बात है कि किसी भी टैक्स पेयर के लिए मौके बहुत सारे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से भी। बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कोई ना कोई ऐसा मौका हो टैक्स पेयर्स के पास जिससे वो अपने रिटर्न को भर ही दे। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग होते हैं जो कि रिटर्न भर ही नहीं पाते हैं, या फिर कोई गलती हो जाती है या फिर लापरवाही की वजह से। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जैसे हमने देखा कि बजट में, पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि आप 2 साल बाद तक रिटर्न भर सकते हैं। कितना फायदा टैक्स पेयर्स इसका उठा पाए हैं इस सुविधा का? लेकिन अगर ये सुविधा दी भी गई है तो कुछ कंडीशंस के साथ दी गई है। जी, जैसे सेक्शन 234F है जो इनकम टैक्स एक्ट का है, उसमें बिलेटेड रिटर्न के लिए आपको 5,000 रुपए का आपको पेनल्टी देनी होती है। और जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप वो पीरियड निकलने के बाद आप नेक्स्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर का जो रिटर्न है आप अप्रैल 23 के बाद उसको फिलअप कर सकते हैं, आने वाले 2 साल में। बट उसमें एक कंडीशन होने लगा है कि जो भी आपकी टैक्स की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसका अगर आप फर्स्ट ईयर में कर देते हैं तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा, और अगर उसके बाद करते हैं तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा उसमें। तो हमें जितना जल्दी हो जाए, एक्चुअली इंडिया में सभी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बिल्कुल सभी लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं, और लास्ट डेट का वेट ना करके जितनी जल्दी से जल्दी करेंगे। और जैसा सुनील जी ने बताया था कि इसमें कई लोग काफी लॉसेज, अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप जो लॉसेज हैं आपके बुक्स में, आप उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते या अपनी रिटर्न भी रिवाइज नहीं कर सकते। तो अभी अगर पहला मौका चूक गए तो इस टाइम मौका ना चुके और इमीडिएटली अभी रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर दें। ओके, तो मौका नहीं चूके जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई फाइन या फिर पेनल्टी ना लगे। यहाँ पर सुनील जी, कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न में आपने कोई दस्तावेज देने में गलती कर दी या फिर रिटर्न ही आपने फॉल्टी भर दिया। ये ऐसा जो रिटर्न है वो किस कैटेगरी में माना जाएगा? क्या ये मान्य होता है? देखिए, धारा है 139 और सबसेक्शन है 9, 139 सबसेक्शन 9, उसमें डिफेक्टिव रिटर्न है। स्वाति, अगर आपने कोई गलती कर दी रिटर्न भरने में, कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना था आपने नहीं लगाया, आपको कोई कॉलम भरना था आपने नहीं भरा,
तो आयकर अधिकारी आपको एक नोटिस देता है, उसमें कहता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो गई है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है केवल, कि 15 दिन में आप उस डिफेक्ट को दूर कर लीजिए। और अगर आपने उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया स्वाति, तो ऐसा माना जाएगा वो रिटर्न आपने कभी भरी ही नहीं है, नॉन एस्ट हो जाती है रिटर्न, यानी आपने कभी भी रिटर्न को डिपार्टमेंट को नहीं भरा था, ना उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने डिफेक्टिव रिटर्न हो गई तो मैं बिलेटेड रिटर्न भर देता हूं। नहीं सर, आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। आप ना उसको रिवाइज कर सकते हैं, ना उसको बिलेटेड कर सकते हैं। आपको उसी रिटर्न के डिफेक्ट को दूर करना पड़ेगा, तभी उसको आपको ओरिजिनल या उसको ठीक रिटर्न माना जाएगा। और जहां तक आपने अपडेटेड रिटर्न की बात की, जो मुकेश जी ने समझाया, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, बिलेटेड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न तो आप ओरिजिनल रिटर्न, जो आपका ओरिजिनल इनकम है, आप उसी के हिसाब से भर रहे हैं। अपडेटेड रिटर्न में बहुत सारी कंडीशन सरकार ने दी हैं। आपका मसलन रिफंड है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपका लॉस ज्यादा हो रहा है या लॉस है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए अपडेटेड रिटर्न थी। उसका कारण ये था कि लोग जब चूक जाया करते हैं रिटर्न भरने में, तो धारा 147 में नोटिस आया करता था, उसमें टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन बहुत कुछ था। वित्त मंत्री जी ने धारा जो लाए थे 139(8)(a), ये बड़ी स्पेशल धारा है। इसको ओरिजिनल रिटर्न से कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके मुकेश जी, अब ये जो 31 दिसंबर 2022 है, साल का आखिरी दिन भी है, बिलेटेड रिटर्न भरने का भी आखिरी दिन है। कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर्स को अब ये बिलेटेड रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि अगर इसके बाद भी देरी कर दी तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। अमूमन कौन सी गलतियां हो जाती है जिससे दूर रहा जा सकता है? नहीं, एक तो कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं कि जैसे उस साल में उनका इनकम नहीं हुआ है, मान ली लॉस है, उनका स्टॉक मार्केट में लॉस है, या तो वो क्या करते हैं कि इस साल हमारा लॉस है तो उनके इस साल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो ये इनकम ही नहीं है। तो बट ये कि ये लॉस आपका काफी काम में आ सकता है, क्योंकि इस साल लॉस हुआ है ये जरूरी नहीं है आपका हर साल लॉस ही होगा, अगले साल प्रॉफिट भी आ सकते हैं। बट अगर इस साल आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको अगले साल अगर आपका प्रॉफिट है तो आपका ये वाला लॉस अगले साल उससे सेट ऑफ नहीं होगा, जब तक आप उसका रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करेंगे। तो एक अमूल लोग गलती कर देते हैं कि इस साल लॉस हो गया तो हम रिटर्न फाइल नहीं करते और अगले साल फाइल कर देंगे, बट उसमें क्या है कि वो डबल टैक्स पे करते हैं। ये जो लॉस आपने पे किया है, आपका वहां से सेट ऑफ मिल सकता था आपको, वो आपको उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा उसमें। बिल्कुल, ये बात काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो रिटर्न बिलेटेड भरना है, 31 दिसंबर 2022 का समय है। इसका जरूर ध्यान रखिए और कोई देरी अब मत कीजिए, क्योंकि लेट फीस से आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जरा कुछ टैक्स प्लानिंग की बात कर ले नए साल में। यूं तो टैक्स प्लानिंग की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। अभी भी समय है, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको टैक्स प्लानिंग के कुछ टिप्स देने की। सुनील जी, सबसे पहले केवल 3 महीने का वक्त, जब मार्च 2023 नए साल में आपको प्रॉपर अपने जो टैक्स प्लानिंग है या जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने शायद इसके लिए इन्वेस्ट भी नहीं किया है। शुरुआत में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कौन टैक्स प्लानिंग की जो ये तैयारी है, किन बातों का अभी फिलहाल तमाम इन्वेस्टर्स को ख्याल रखना है? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि वित्त मंत्री जी ने आपको 2 रिजीम दे रखे हैं, एक पुराना रिजीम, एक नया रिजीम। तो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए तो एक सुविधा दी थी कि आप हर साल नया रिजीम चुन लीजिए या पुराना रिजीम चुन लीजिए। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, पहले वो मान लें कि उनको नए रिजीम में जाना है, वित्त वर्ष 22-23 की मैं बात कर रहा हूं, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, या पुराने रिजीम में रहना है। अगर आपको नए रिजीम में जाना है तो आपकी टैक्स प्लानिंग अलग होगी, आपको पुराने रिजीम में रहना है तो आपकी टैक्स प्लानिंग अलग होगी, क्योंकि पुराने रिजीम में आपको सारे बेनिफिट्स, सारी डिडक्शन सब मिलती है। अगर आप पुराने रिजीम में रहना चाहते हैं स्वाति, तो अपने एम्प्लॉयर को, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 12BB भर के दे दीजिए और बता दीजिए कि मुझे कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है या करने जा रहा हूं। एटीसी में 1.5 लाख है, एनपीएस में 50,000 एडिशन मिलती है, आपने मेडिक्लेम आपने ले रखा है तो उसकी क्या छूट आपको क्लेम करनी है। कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है आपके पास में जिसको कोई डिजीज है, उसकी भी आपको छूट मिलती है, स्पेशल 80DDB में जाकर आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। कोई दिव्यांग बच्चा है 80DD में, आप उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। तो सारी छूटें अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए, ताकि आपका एम्प्लॉयर आपकी टीडीएस की डिडक्शन उसी हिसाब से करेगा। अगर आप पुराने रिजीम में रहना चाहते हैं, आप नए रिजीम में रहना चाहते हैं
तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने जा रही है। इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलती है, ध्यान रखना। हाउस रेंट का अलाउंस भी नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सैलरीड एम्प्लॉय को एक सुविधा है। अगर मान लीजिए आपने अगले सालों में आप मकान लेना, परचेज करना सोच रहे हैं, हाउसिंग लेने की सोच रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 2 लाख की छूट आपको इंटरेस्ट की मिलती है। अगर आप नए रिजीम में जा रहे हैं तो आपको वो छूट भी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिए आप। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी आप बिजनेसमैन है, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, आप उसकी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो नए रिजीम को चुनने से पहले ये बात मान लीजिए कि एक बार आप वहां चले गए बिजनेस वाले, तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। यानी भविष्य में आपको मकान खरीदना है या आपको कोई और छूट क्लेम करनी है, आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया 3 महीने रह गए आपके पास में, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, 1.5 लाख की एटीसी में करनी है या 50,000 रुपए की और प्लान करनी है एनपीएस में, तो उसकी प्लानिंग अभी तुरंत कर दीजिए, कैसे कैसे आपको खरीदना है। क्योंकि 31 मार्च के बाद लोगों को ये भी गलतफहमी होती है स्वाति, वो समझते हैं कि जब रिटर्न भरी जाएगी 31 जुलाई तक, हम तब तक इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और हमें छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। वो केवल आप मकान के बदले मकान जब लेते हैं, कैपिटल गेन की छूट अगर आप लेते हैं, तो आपको तब वो बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट आपको 31 मार्च तक करनी होती है। तो 2 बातें, नंबर 1, अपने एम्प्लॉयर को तुरंत सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मुझे क्या डिडक्शंस क्लेम करनी है। नंबर 2, 31 मार्च से पहले पहले आप अपनी रिटर्न, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जमा करवा दीजिए उनकी। आप अगर आपको छूट क्लेम करनी है तो उनकी आपको डिपॉजिट स्लिप पेश करनी होगी। इनफैक्ट मुकेश जी, जब ये नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में, कई लोगों का ये मानना था, एक्सपर्ट्स इनफैक्ट ये कह रहे थे कि हो सकता है धीरे धीरे करके पुराने टैक्स, मतलब जो मौजूदा टैक्स रिजीम है उसकी जगह नया टैक्स रिजीम भी ले लेगा। लेकिन जो हमने अलग अलग जगहों से पढ़ा, जानकारी ली, जो स्टेटिस्टिक्स डेटा सामने आए, बहुत ही कम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम के प्रति जो इंटरेस्ट है वो जताया। ये भी शायद वजह है कि डेफिनेटली क्योंकि इसमें जो डिडक्शंस है वो काफी ज्यादा कम है। आपकी नजर में नया टैक्स रिजीम जो है, क्या वाकई लोग उसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और क्या ये इकलौता रीजन है क्योंकि इसमें कम डिडक्शंस है इसलिए लोग शायद इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या अगर शायद इसमें कुछ और छूट दे दी जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ऑप्ट करें? देखिए, नया रिजीम ऑप्ट करने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पहले वाला केवल जो डिडक्शन है जो गवर्नमेंट देती है ना, केवल इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं है, वो एक कंपलसरी सेविंग भी होती है। एक्चुअली इंडिया में सभी लोग क्या करते हैं, सारा जो भी काम करते हैं वो कंपलसरी बेसिस पे करते हैं। उन्होंने, दे आर फोर्स टू डू इट, तो वो करेंगे उसको। गवर्नमेंट ने बोला आपको बेनिफिट मिलेगा तो वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो वो पैसा भी खर्च कर देंगे। तो कई बार अपने आप को सेल्फ चेक करने के लिए लोगों ने अपने आप को पहले रिजीम में रखा हुआ है कि इस बहाने हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है, फ्यूचर की प्लानिंग हो जाती है। और कई बार जैसे जैसे सुनील जी ने बताया कि आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, जो डिडक्शन आज की डेट में आपको अवेलेबल नहीं है। अगर आप घर खरीदते हैं कल को, तो वो भी आपको अवेलेबल है। कल को आप किसी को डोनेशन देना चाहते हैं, तो जो पहले वाले में अभी भी काफी इंसेंटिव है, जिसमें काफी स्कोप बचता है कि आप फ्यूचर में अगर इस साल आप क्लेम नहीं कर पा रहे, तो आने वाले टाइम में उसमें आप क्लेम कर पाएंगे। तो एक वो बड़ा रीजन है जिसलिए बहुत ज्यादा लोग सेकंड वाले उसमें नहीं गए हैं, वो पुराने रिजीम में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अब सुनील जी, अब जिन लोगों को टैक्स बचाना है उनके लिए क्या क्या विकल्प है, ये हम आपसे समझने वाले हैं। पहले बहुत सिंपली, जो हमारी सेक्शन 80 है जिसमें टैक्स बचत के बहुत सारे सेक्शन है जिसमें टैक्स बचा सकते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आपसे समझूंगी। सबसे पहले सेक्शन 80 में कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत टैक्स, एक नौकरी पेशा बेसिकली टैक्स बचा सकता है मार्च 2023 तक? देखिए स्वाति, जो बड़ी पॉपुलर चीजें हैं, एटीसी का आपने जिक्र किया। एटीसी में 1.5 लाख रुपए की छूट आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपकी एलआईसी आती हैं, आपके बच्चों की फीस आती है। लेकिन बच्चों की फीस जब इंडिया में पढ़ रहे हैं, बाहर की फीस उसमें नहीं आती है, लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, और केवल 2 बच्चों की फीस आती है। आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, आप बैंक में एफडी करवा सकते हैं, लॉकिंग पीरियड के साथ में आती है, आप यूलिप ले सकते हैं। तो ये एटीसी के अंदर तहत आता है, जहां 1.5 लाख रुपए की छूट है आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ छूटें और मिलती है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। जैसे एनपीएस में आप एडिशनल 50,000 रुपए देकर छूट क्लेम कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए की आप छूट ये मिल जाती है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन एक ऐसा जरिया है, और एजुकेशन लोन में आपका बच्चा यहाँ पढ़ता हो, आपका बच्चा विदेश पढ़ता हो,
अगर वो अप्रूव्ड कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप कितनी भी छूट क्लेम कर सकते हैं, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया एजुकेशन लोन पर। और चूंकि आज बच्चे बहुत जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बड़ी उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो आप एजुकेशन लोन लेकर भी आप छूट क्लेम कर सकते हैं। एक छूट और है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा, तो पता होगा वित्त मंत्री जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की छूट दी थी। 1.5 लाख रुपए तक एडिशनल छूट क्लेम कर सकते हैं। एक और बड़ी छूट दे रखी है सरकार ने, लोगों को नहीं पता। अगर आप मकान ले रहे हैं, हाउसिंग लोन ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, और आप अगर जो मकान ले रहे हैं वो ऐसी स्कीम में आता है, 45 लाख तक का वो मकान आपके पास में है, तो आपको ब्याज में 2 लाख रुपए की छूट तो मिलती है धारा 24 में। 1.5 लाख रुपए की एडिशनल छूट भी आप क्लेम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, तो सरकार ने उसको स्पेशल छूट दी है, 80DD में जाकर वहां भी आप 1 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे मेडिक्लेम की हमें छूट मिलती है, 25,000 रुपए की मिलती है नॉर्मल, और 50,000 रुपए की छूट मिलती है अपने पेरेंट्स के लिए आप बीमा करवाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, उनका मेडिक्लेम नहीं होता है, तो आप उनकी दवाई पे भी खर्चा करते हैं, तब भी 50,000 रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। स्वाति, कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 4,75,000 रुपए की छूट है 4,75,000 की। आपको पता होगा कि 5 लाख की अगर आपकी इनकम है, तो टैक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको 87 में छूट मिलती है। यानी 9,75,000 रुपए तक की इनकम अगर आपकी है, और आप सारी छूटें, सारी टैक्स को प्रॉपर प्लान कर लें, तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नील, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो बहुत बड़ा सरकार ने फायदा दिया है, आपको केवल उनको समझना है और उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। नए साल की टैक्स प्लानिंग जान रहे हैं हमारे साथ दो खास मेहमान, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मुकेश गुप्ता हमारे साथ हैं। अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें लोग बहुत ज्यादा इसलिए इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड होते हैं क्योंकि उसमें टैक्स बचत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है, और ये म्यूचुअल फंड का निवेश विकल्प है। मुकेश जी, ईएलएसएस मतलब एटीसी में आने वाला एक लौता म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जो कि एटीसी में निवेश का फायदा देता है। ईएलएसएस शायद मुकेश जी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लोग उसमें, लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग जो हम यूजुअली कहते हैं, इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। जी जी, वेरी राइटली सेड। ये अपना सबसे, अगर हम देखेंगे, सबसे कम लॉक इन पीरियड हमारा ईएलएसएस के अंदर है। और अगर हम देखें किसी ने लंबे टाइम अगर रखा है अभी तक पैसा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। वैसे सभी का पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ होता है, जिसमें आपको 7 to 8% का टैक्स इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप पिछले लास्ट 10 साल से 15 साल का डेटा देखेंगे, तो उन दोनों को अगर हम कंपेयर, परफॉर्मेंस दोनों की कंपेयर करें, तो 4 से 5 गुना का रिटर्न ज्यादा ईएलएसएस में मिला है इन प्लेस ऑफ पीपीएफ। तो पीपीएफ आपको पीस ऑफ माइंड देता है, बट वो गारंटी के साथ आता है, बट गारंटी कम्स एट ए कॉस्ट, आपका थोड़ा कॉस्ट भी लगता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो आप ईएलएसएस को कंसीडर कर सकते हैं। और जितना भी है बाकी सब में फिर भी टाइम लगता है, बट ईएलएसएस अगर वर्किंग डे है तो आप 31 मार्च को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। बट उसका प्रॉपर तरीका, अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको एकदम लास्ट डेट का वेट ना करें। उसको जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको 1,50,000 रुपए करना है, तो आप हर महीने 12,500 रुपए आप एसआईपी के रूट के थ्रू अप्रैल से स्टार्ट कर दें। तो नॉर्मली जब हम बिल्कुल लास्ट डेट पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारे लिए ये मायने नहीं रखता हम किस इंस्ट्रूमेंट में परचेजिंग कर रहे हैं। हम कहते हैं हमें कल टैक्स बचाना, उस चक्कर में कई बार गलतियां हो जाती है। लोग ऐसा कमिटमेंट कर लेते हैं, वो हाई कॉस्ट पॉलिसी ले लेते हैं, जो उस साल तो काम हो जाता है, बट अगले साल से उनका कमिटमेंट आने वाले 5 से 10 साल के लिए हो जाता है। तो हमेशा प्लान करके रखें, जो भी आपको करना है आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में करें। पीपीएफ में करना है बिगनिंग ऑफ द ईयर कीजिए। अगर आपको ईएलएसएस में करना है, लमसम करने की वजह आप उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में जाने दीजिए, टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग टिप आपने मुकेश जी दी कि जो आप कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर एक मुश्त पैसा डाल देते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो आपका या फिर ईएलएसएस हो आपका। डेफिनेटली ये तमाम आपको सुविधा देते हैं कि आप आखिरी दिन तक इसमें निवेश करें, लेकिन आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर उस निवेश का फायदा ही क्या, जो आपको पैसे से पैसा बना के ना दे रहा हो, सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए अगर निवेश करना है तो फिर आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है, जैसा मुकेश जी कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुनील जी, यहाँ पर लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है 50,000 का अतिरिक्त छूट एटीसीसीडी में, और निवेश विकल्प है एनपीएस, और शायद इकलौता एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें 1.5 + 50 2 लाख की छूट एक करदाता ले सकता है। बिल्कुल स्वाति,
नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में आप छूट क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए की, और उसके अलावा 50,000 रुपए की छूट और आप क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें आता है, देखिए 2 कंट्रीब्यूशन आते हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, 10% तक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सैलरी का, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। सरकारी कर्मचारियों को एक फायदा दिया था सरकार ने, 14% कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे दिया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलग से छूट मिलेगी, वो 1.5 लाख का पार्ट नहीं बनता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख का पार्ट बनता है। उसके अलावा भी 50,000 रुपए की आप छूट क्लेम कर सकते हैं एनपीएस में, और जब उसको विड्रॉ करेंगे तो आपको पता होगा कि 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आप बीच में ही विड्रॉ कर सकते हैं 25%। बिल्कुल। और इनफैक्ट यूलिप, इस पे थोड़ा सा मुकेश जी आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे। यूलिप, कई लोगों में एक्चुअली थोड़ा सा डिबेट है, यूलिप में निवेश करें या फिर ईएलएसएस में पैसे डालें। आपकी नजर में टैक्स प्लानिंग के हिसाब से यूलिप प्रोडक्ट कैसा है? देखिए, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं तो दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन जब हम यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी है, उसमें चार्जेस कितने हैं, और दूसरा है जो जिस स्कीम में वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उनकी स्कीम से उनकी परफॉर्मेंस पुरानी कैसी रही है। तो केवल टैक्स बेनिफिट की तरफ नहीं जाना, हमें एक तो अपने कॉस्ट देखनी है, जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट भी हो सकती है, तो पहले थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल कर उसमें देखें उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है, और दूसरा जो उनका पुराना हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है पिछले 5 साल 10 साल का, वो नॉर्मल अपने बाकी बेंचमार्क वगैरह के साथ में उसने कैसा परफॉर्म किया, अगर अच्छा परफॉर्म किया तभी उसके लिए जाए, अदरवाइज आप ईएलएस में जाते हैं। क्योंकि यूलिप में जाने से क्या होता है कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए गया और आपने बिना परफॉर्मेंस के आप एंटर हो गए, तो आप एग्जिट का पीरियड उसमें काफी लंबा होता है। तो इसलिए बेटर है कि इन्वेस्ट करने से ही पहले इसको चेक करें। करने से पहले चेक करें। एक बहुत ही क्विक जवाब सुनील जी आपसे लेना चाहेंगे। जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि एक मतलब पिछले साल ही वो पीपीएफ में जमा करना भूल गए थे, क्या वो इस साल डबल अमाउंट जमा करके टैक्स क्लेम छूट क्लेम ले सकते हैं? नहीं ले सकते जी। आप देखिए, आपको पीपीएफ में लिमिटेड 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हैं। आप एक साल चूक गए तो चूक गए, बल्कि नुकसान क्या होता है कि आपको कम से कम 100 रुपए या 50 रुपए उनकी लिमिट है, तो आपको हर साल जमा करवाने पड़ते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर जमा नहीं करवाया तो हो सकता है कि बैंक जाके आपको रिवाइव करना पड़े अकाउंट, और 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, उसके अलावा छूट नहीं मिलेगी। और यूलिप में एक बात मैं ऐड कर दूं, पिछले बजट में नियम में परिवर्तन हो गया है। अगर यूलिप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप परचेज कर रहे हैं एक स्कीम में, तो वो टैक्सेबल हो गई है। पहले टैक्स फ्री हुआ करता था, धारा 10(10)(d) में परिवर्तन है, पिछले बजट में किया था वित्त मंत्री जी ने। बिल्कुल, सालाना 2.5 लाख रुपए से ऊपर प्रीमियम पर टैक्स का प्रावधान लगा दिया गया है। बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका सुनील जी और मुकेश जी, आप दोनों का ही नए साल में टैक्स प्लानिंग कराने के लिए हमारे तमाम दर्शकों की। थैंक यू सो मच।